बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। और अगर संसार सुखी ना मिला तो हमसे मत बोलियो, खुद मैनेज करो। नमस्ते, आदाब दोस्तों। रिसेंटली आपने मेरे चैनल पे सना की इमोशनली अब्यूसिव अरेंज मैरिज की कहानी सुनी होगी। सना की आप बीती में सीखने के लिए इतना कुछ है कि मैंने सोचा अलग से इस पे बात करनी बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करें। सबसे पहली बात नोट करने की, द अरेंज मैरिज फ्रॉम हेल। सना की शादी एक टिपिकल अरेंज मैरिज थी। माँ बाप पढ़े लिखे, लेकिन लड़की को हमेशा कहा कि जो लड़कियां अपनी पसंद से शादी करती हैं वो आवारा होती हैं, स्लट शेमिंग करना, और हमेशा लड़कियों के माइंड में यही डालना कि भाई हम ही तुम्हारी शादी करेंगे, हम ही चूज करेंगे, क्योंकि शरीफ लड़कियां अपनी पसंद से शादी नहीं करती, माँ बाप की पसंद से शादी करती हैं। सना पढ़ी लिखी है, स्कॉलर लड़की है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में गई है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कभी अपने पेरेंट्स के सामने अपनी पसंद रख पाती। उसकी अरेंज मैरिज हुई और उसने सर झुका के माँ बाप ने जहाँ जैसे अरेंज मैरिज फिक्स करी उसने हाँ कर दी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? अरेंज मैरिजेस के साथ मेरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि लड़का लड़की को आपस में बात करने का, मिलने जुलने का, कोर्टशिप का, डेट करने का टाइम नहीं दिया जाता। अरेंज मैरिज अच्छी हो सकती है अगर आप लड़का लड़की को आपस में मिलने, बात करने का टाइम दें और इतनी स्पेस दें कि अगर उन्हें 1 साल डेट करने के बाद सामने वाले के साथ उनकी वाइब नहीं बैठ रही है या उनको नहीं महसूस हो रहा है कि इसके साथ मेरा फ्यूचर अच्छा बन सकता है, तो वो साल भर बर्बाद होना इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द लाइफ दैट इज एट रिस्क। तो ये जो एक प्रिविलेज होता है ना, ये अरेंज मैरिज में ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई माँ बाप की इज्जत बन जाती है। इतने टाइम डेट करने के बाद अब तुम मना कर रही हो, हम क्या जवाब देंगे, वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं तो फ़ौरन आना की बात आ जाती है कि हमारी नाक कटेगी, और प्लस लोगों ने देख लिया है कि हमारा वहाँ रिश्ता होने वाला था, अब हम क्या जवाब देंगे, वगैरह वगैरह। तो फोर्स किया जाता है, आप इतने मतलब इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते हो, इतना आपको ब्लैकमेल कर लिया जाता है, प्रेशराइज कर लिया जाता है फैमिली द्वारा कि आप फिर हाँ बोल देते हो। आप ये सोचते हो कि चलो भाई ठीक है, मेरे माँ बाप है, मेरा बुरा तो चाहेंगे नहीं, जैसा भी सोच रहे हैं चलो बस हाँ कर दो। लेकिन लड़कियां ये नहीं सोचती हैं कि माँ बाप भी इंसान है, माँ बाप से भी गलती हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि माँ बाप आर नॉट यू। तुम्हारे लिए क्या बेहतर है ये तुम जानो। देखो सना की कहानी से क्या सामने आता है कि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे, पैसे वाले, ढंग के अच्छे घरों में भी जब डिवोर्स की बात आई तो क्या हुआ? माँ बाप ने हाथ पीछे खींच लिया ना। मेरे खुद की रिलेटिव्स में ऐसे केसेस हैं जिसमें पेरेंट्स अच्छे खासे अब्रॉड सेटल्ड हैं, सब कुछ उनका बढ़िया चल रहा है, लेकिन लड़की की मैरिज जब थोड़ी भी डगमगाई तो उन्होंने लड़की को सपोर्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने हाथ खींच लिया कि भाई अच्छा बुरा जैसा भी है खुद ही झेलो, हमारे पास आने की वो मत करना, उम्मीद मत करना कि हम तुम्हें वापस आने देंगे। तो हर पेरेंट्स ऐसे सपोर्टिव भी नहीं होते हैं कि लड़की अगर परेशान हो रही है तो उसको सपोर्ट करें और उसके लिए प्रोवाइड करें। तो पेरेंट्स को, इंडियन मेंटालिटी हमारी ये है ना, इंडियन क्या देसी मेंटालिटी, वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सबका यही है कि लड़की को मेंटली बोझ समझना कि अगर 21 के ऊपर हो गई है तो बस किसी तरह वो बोझ हमें टरकाना है। क्या कहते हैं माँ बाप, टिपिकली आपने ज़रूर अपने माँ बाप के मुंह से भी सुना होगा कि हाँ बस लड़की की जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो माँ बाप को सुकून होता है। अरे मतलब क्या है? कोई बैंक का फॉर्म है साला जो फिल करना ज़रूरी है और फिल करने के बाद आप रिलैक्स हो सकते हो? क्या चीज़ है ऐसी? अगर लड़की की ये जिम्मेदारी आप बर्डन समझने के बजाय उसको एक चिल वे में लो और उसको ये सोचो कि हाँ भाई जब उसको लगेगा कि उसका टाइम आया है, जब वो मेंटली रेडी है, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली रेडी है, जब वो करना चाहती है कर लेगी, नहीं करना चाहती है लेट हर बी। अगर आप उसको ऐसे सोचोगे तो कितना फर्क होगा। लेकिन वो हमारी सोसाइटी है ना कि लड़की है 21 के ऊपर हो गई है, जवान हो गई है, कैसे आपने अभी तक शादी नहीं करी,
रिलीजियस जो आपके वो जानने वाले होंगे वो भी सब पगला रहे होंगे कि हाय इतनी जवान लड़की हो गई, तुम शादी नहीं करो, शादी नहीं करो। तो पेरेंट्स के माइंड में वो चीज़ होती है और वो फिर ये सोचते हैं कि अरे लड़का चाहे जैसा ऊंच नहीं जाओ, 19 20 माइनस प्लस जो भी है, बस किसी भी तरीके से शादी कर दो, लड़की को दफा करो। आगे अच्छा निकले ना निकले भाई, वो अब लड़की खुद सह बूझ के कॉम्प्रोमाइज करके जैसे तैसे रह ही लेगी। आई एम सॉरी टू से, आई नो आप जितने भी लोग हैं, कोई भी अपने माँ बाप के बारे में ये सोचना नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप जालिम हैं या मेरे माँ बाप अंदर से दिल में मेरे लिए ये सोचते हैं। लेकिन यू विल बी शॉक्ड टू नो, यू विल बी शॉक्ड कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी अच्छे अच्छे घरों की, पैसे वाले घरों की, पढ़े लिखे घरों की लड़कियां जिनकी शादियां हुई हैं और उसके बाद उनके हालात ऐसे जहाँ भी डगमगाए उनके माँ बाप ने उनको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। तो इसके पहले कि वो नौबत आए और आपके पेरेंट्स आपको उस सिचुएशन में डालें और फिर आपको उससे झगड़ना पड़े, पहले से ये जान के रखो, पहले से ये सोच के रखो कि नहीं, माँ बाप की मर्जी से, माँ बाप के ही कहने पे खाली सर झुका के शादी नहीं करनी है। अगर माँ बाप कोई रिश्ता प्रपोज कर भी रहे हैं, ला भी रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर भी रहे हैं, तो भी अपने हिसाब से उसको जानो, उससे साल 1.5 साल 2 साल बात करो, उसके साथ हैंग आउट करो, उसको जांचो परखो, उसका नज़रिया समझो और उसके बाद शादी करो। सना की कहानी इनमें क्या था, 1.5 साल 2 साल इन लोगों की मंगनी रही, जिसके बाद इनका निकाह हुआ और उस 1.5-2 साल में इन लोगों की आपस में डायरेक्टली कभी बात नहीं हुई। हमारे यहाँ ये बहुत वो शरीफ माहौल के घर के लोग हैं भाई, इसलिए लड़का बात नहीं कर रहा। फक दैट, ऐसा कोई शरीफ नहीं होता है। जिस लड़के को अपनी शादी में इंटरेस्ट होगा ना, 2 कौड़ी का भी, वो ही आपसे बात करने की कोशिश करेगा। ये मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न ज़माना है। अब वो ज़माने लद गए कि आप लड़की की खाली सुहागरात पे ही शक्ल देखते थे, अब वो ज़माना नहीं रहा है। और अगर कोई लड़का आप में बात करने में इतना डिसइंटरेस्टेड है कि 2 साल में उसने किसी भाई बहन भाभी किसी के थ्रू आपका नंबर नहीं मांगा, आपसे बात करने का कोई एफर्ट नहीं दिखाया, तो आप किस इंतजार में बैठे हो? क्या सोच रहे हो आप? ऐसा लड़का आपके लिए क्या अच्छा होगा? तो इससे पहले कि आपको वो लोग बहलाएं फुसलाएं कि अरे वो शरीफ है, शरीफ है, वो शराफत कुछ नहीं होती। जिस इंसान बाजार से टमाटर भी खरीदने जाता है ना, तो 4 टमाटर चेक करके फिर 5वां उठाता है। और ये लड़का आपसे शादी ऐसी बिना आपसे बात करे, बिना आपको जाने परखे शादी करने तैयार है। दिस इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग एवर। लेकिन वही है ना, मासूम हमारी यहाँ की यंग लड़कियां, उनको शराफत का जाल बता के, शरीफ 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 का उनको लड्डू खिला के उनको चुप कर दिया जाता है। और वो फिर अल्टीमेटली यही होता है कि वो ऐसे लोगों के साथ फंस जाती हैं जो लड़कों को पहले से या कहीं और इंटरेस्ट होता है, या वो गे होते हैं, या फॉर वट एवर रीजन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग द मैरिज, दे डोंट गिव 2 शिट्स अबाउट द गर्ल। ऐसी लड़कों के साथ फिर फंस जाती हैं लड़कियां। यही वजह है कि मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से अरेंज मैरिज करने के खिलाफ हूँ। और मैंने ये बात घर पे ख़ानदान में सबसे साफ बोल के रखी कि मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे माँ बाप के थ्रू जो आएगा वो मेरे बाप का स्टेटस, मेरे माँ बाप का घर, उनका बंगला, उनकी गाड़ी, उनकी सब कुछ शानो शौकत देख कर आएगा, यानी मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो लड़का खाली मेरे माँ बाप की आओ भगत और शानो शौकत देख कर शादी कर रहा है, ऐसे लड़के से, लालची आदमी से मुझे शादी करनी ही नहीं है। मुझे शादी करनी वैसे आदमी से है जो मुझे देख कर आए, जो मेरी आदतों से इम्प्रेस हो, जो मुझे समझे कि वाह व्हाट एन एम्पावर्ड वुमन, व्हाट अ नाइस कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग सेक्सी वुमन शी इज़, हाउ ग्रेट शी इज़। वो मेरे ऊपर उसको फ़क्र हो कि हाँ ऐसी उसकी वाइफ है, ऐसी उसकी गर्लफ्रेंड है। तो अगर वैसा लड़का नहीं है, अगर आपको देख के कोई लड़का नहीं आ रहा है, आपके माँ बाप की चीज़ें देख के आ रहा है कि हाँ भाई बड़े ख़ानदानी लोग हैं और बड़े ये हैं और वो हैं, उनका नाम है ये है वो, तो उसके पीछे, उस जाल के पीछे मत फंसो प्लीज़। ये शराफत का जो लड्डू खिलाया जाता है ना कि हाँ शरीफ लोग हैं इसलिए बात नहीं कर रहा, शरीफ लोग हैं इसलिए हम नंबर पास नहीं करेंगे, शरीफ लोग हैं इसलिए लड़के से बात मत करो, ये सब चीज़ें भाड़ में गई। आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं लड़कियों के, कुंवारी लड़कियां जो शादी के कगार पे हैं, मैं उनके हाथ जोड़ जोड़ के उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ इतना बड़ा रिस्क अपनी ज़िंदगी के साथ मत उठाओ कि बिना देखे भाले जाने, बस माँ बाप के भरोसे पे, माँ बाप ने जहाँ उंगली दिखा दी कि हाँ यहाँ शादी करनी, वहाँ जाके आपने निकाह कर दिया, गर्दन झुका के हाँ कर दिया आपने। ये इतनी बड़ी गलती मत करो। अपनी ज़िंदगी संभाल लो, अपनी ज़िंदगी का जो इतना बड़ा रिस्क आप डाल रहे हो, उस ज़िंदगी से अपने आप को बचा लो।
जब तक आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, इमोशनल अब्यूज की अब बात करते हैं। सना को जो कमेंट्स आपने सुने होंगे, उसका हस्बैंड उसको फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट करता था। पहली चीज तो यही हो गई कि वो लड़की देखने में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी सी, इतनी स्वीट सी, हर तरीके से परफेक्ट 10 जिसको बोलते हैं, वो वैसी लड़की है। बट आप बोलोगे ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ओके फाइन्स, हो सकता है कि सबको वो हूर परी ना लगे, हर किसी को मॉडल ना लगे। शायद मुझे ही वो इतनी प्यारी लगी कि मैं उसको देख के हैरत में आ जाती हूँ कि ऐसी प्यारी लड़की को भी देखकर कोई मतलब इमोशनली उसको ये फिजिकली फील करा सकता है कि तुम अच्छी नहीं हो, तो मे बी इट्स जस्ट मी, चलो वो भी साइड में रख दो। अगर किसी की आपको अपीयरेंस पसंद नहीं है, पहली बात तो यही कह लो कि दुनिया का कोई शख्स हो, यू हैव नो फकिंग राइट टू टेल एनीबडी that they are ugly or they don't look nice or whatever they are wearing is awful. You don't have any right to say that. और अगर मान लो शादी ऐसा रिश्ता है, क्योंकि भाई सारी जिंदगी आपको सवेरे उठ के उससे एक शख्स की शक्ल देखनी है, तो ये मायने रखता है, मैं मान रही हूँ, ये मायने रखता है कि आपका पार्टनर कैसा दिखता है। तो अगर आपको किसी की शक्ल मान लो पसंद नहीं है, तो वो चीज आपने शादी से पहले बोलनी थी। निकाह के बाद नहीं बोला जाता है जलील करने के लिए सामने वाले को कि तुम भद्दे हो, मोटे हो, काले हो, या ऐसे हो या वैसे हो। ये सारी चीजें आपने शादी से पहले बोलनी चाहिए, अपने माँ बाप को बोलनी चाहिए। और अगर तब अपने नहीं बोल पाए फॉर वॉट एवर रीजन, तो अब ताला डाल के रखो। इमोशनल अब्यूज का ये एक बहुत ही क्लासिक और कहते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ताकि लड़की की सेल्फ एस्टीम को तोड़ना, उसका कॉन्फिडेंट तोड़ना, ताकि वो हमेशा अपने आप को इंफीरियर फील करे, हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करती रहे, गैस लाइट करना कि अब लड़की तो सोच रही है कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन आपने क्योंकि उसको अगली बोल दिया, तो वो बार बार अपने आप को शीशे में देखती रहेगी, सोचती रहेगी कि मैं कहाँ से अगली दिख रही हूँ, मेरी क्या चीज़ ख़राब हो गई। तो ये इमोशनल अब्यूज़ का एक बहुत ही ना स्टार्टिंग पॉइंट, क्लासिक टेक्स्ट बुक इमोशनल अब्यूज़ का ये सिम्टम है कि वो आपकी अपीयरेंस को लेके कुछ ऐसा कमेंट करेगा, और जो आदमी ऐसा कमेंट करे, आप यकीन जानो वो इमोशनल अब्यूज़ में आता है। दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, विटिश कलर के भी हैं, मोटे भी हैं, पतले भी हैं, लंबे भी हैं, ठिगने भी हैं, हर किस्म के लोग हैं। और यकीन जानिए ज़्यादातर सब लोगों की शादियां हो जाती हैं या प्यार मोहब्बत उनको मिल जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए ऐसे ऐसे लोग बनाए जो आपका दिल देखते हैं, आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं। वो ये नहीं उनके लिए मैटर करता। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आपका दिल अच्छा होता ना, जब आप सॉफ्ट स्पोकन होते हो, जब आप किसी का ख्याल रखते हो, तो फिर इंसान आपकी फिजिकल अपीयरेंस को वो एक जैसे कहता है ना फिल्टर लग जाता है। द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल आर द पीपल विद द काइंडेस्ट ऑफ हार्ट्स। तो ये फिजिकल अपीयरेंस और ये सब चीज़ें मायने रखती ही नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान जानबूझ के बार बार इस दुखती रग पे हाथ रख रहा है, आपको किसी चीज़ पर टोक रहा है, तो समझ जाओ वो इमोशनल अब्यूज़ है, और उसको वहीं रोको, उसको वहीं उसी वक्त बोलो कि यू आर डूइंग इमोशनल अब्यूज़ एंड आई वुड लाइक यू टू स्टॉप। अगर मेरी शक्ल नहीं पसंद थी तो साले शादी से पहले बोलना चाहिए था, और अब कर ली है शादी, सो पुट अप विद इट। And if you don't want to put up with it, go fucking get a divorce petition filed. Because I'm not gonna sit here and listen to you criticize me and my appearance in this way. आप सोचते हो कि हमारे माइंड में वो एक टिपिकल डिवोर्स की इमेज होती है कि डिवोर्स का मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है और बहुत ड्रामेटिक हो गया। आप यकीन नहीं जानोगे कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे लड़के ऐसा मैटर्स कभी कभार क्रिएट कर देते हैं जिसको आप अपना सर पकड़ के कहोगे कि ये इतनी बड़ी चीज़ कर रहा है फॉर नो रीज़न। ये इस सना की शादी में जितना बवाल क्रिएट हुआ फॉर नो रीज़न एट ऑल, ये भी कोई बात है?
लड़ने की या नीचा दिखाने की कि डिवोर्स तक बात हो कि आप किसी को फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हो या इमोशनली अब्यूज़ कर रहे हो और उसको बोल रहे हो तुम फिजिकली अच्छी नहीं दिखती हो। ये कोई वजह हुई? भला आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, बट होता है। पॉइंट नंबर 3, इनविजिबल स्कार्स। इमोशनल अब्यूज़ जहाँ होती है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ जिसको हम बोलते हैं, उसके जो घाव होते हैं ना, वो इनविजिबल घाव होते हैं। अब अगर आपका पति, जैसे थप्पड़ मूवी है और इस टाइप की और तमाम डोमेस्टिक मूवीज, आपका पति आपको फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, थप्पड़ मार रहा है, घूसा लात कर रहा है, तो उसके घाव तो आपके जिस्म पर दिख जाएंगे। लेकिन जब आपकी कोई ज़मीर पे हमला कर रहा है, जब आपकी सेल्फ एस्टीम को तोड़ रहा है, तो उसके घाव तो दिखेंगे नहीं किसी को। तो ऐसे केस में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको या डिवोर्स फाइल करना या अपनी फैमिली का किसी का सपोर्ट लेना, क्योंकि उन लोगों को ये महसूस ही नहीं होता है आपका दर्द। डिप्रेशन क्या होता है, मेंटल अब्यूज़ क्या चीज़ होती है, मेंटल टॉर्चर क्या होता है, दूसरे लोगों को, दुनिया को जब तक किसी के साथ आप बीती नहीं होगी ना, या फिर तो कोई आप बीती वाला हो या फिर तो कोई सब्जेक्ट को पढ़ा लिखा हो जो इस चीज़ में डील करता हो, तो उसको समझ में आएगा। मैं पिछले 8 साल से डिवोर्स केसेस की काउंसलिंग कर रही हूँ, रिलेशनशिप्स एंड ब्रेकअप्स एंड डिवोर्स कोचिंग बेसिकली, एंड I can't tell you how many times I have seen this emotional abuse happening in marriages, which is supposed to be, people have this fucking vague idea कि हाँ this is part and parcel of marriage, कि ये तो हाँ मैरिज का हिस्सा ही है। लोग ऐसे एक्सेप्ट करते हैं इसको कि वो they are not even taking a moment to stop and recognize कि ये अब्यूज़ में शामिल है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। बट जैसा कि सना ने कहा, वो पेरेंटल नेग्लिजेंस वाला कि हाँ भाई अगर थप्पड़ नहीं मार रहा है मतलब ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करके जी लो, तो उनके लिए वो लास्ट लिमिट, वो खाली जो विजिबल स्कार है, खाली वही चीज़ मायने रखती है। अगर घाव होगा जिस्म पे, घाव जब तक तुम्हारा खून करने पे आमादा ना हो जाए तब तक हम उस शादी को चलाने की राय देंगे, हम तब तक तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कहेंगे हाँ भाई रहो इसी के ही आदमी के साथ। तो ये एक हमारी सोसाइटी की बहुत ख़तरनाक चीज़ है जिस पे हमें काम करना है कि इमोशनल अब्यूज़ जो होती है उसके स्कार्स इनविजिबल होते हैं, और वो इनविजिबल स्कार्स जो होते हैं ना, वो विजिबल स्कार से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि विजिबल जब आपकी मान लो टांग टूटी है, कोई हड्डी टूटी है, खून निकला है, तो वो 8 दिन में 10 दिन में घाव भर सकता है। लेकिन जो मेंटल स्कार्स होते हैं ना, वो सालों साल, वो इंटरजेनरेशनल चले जाते हैं, वो आपकी आने वाली अगली पीढ़ियों तक में ट्रांसफ़र हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर थेरेपी ना लो और उसको हील ना करो तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और आपके आसपास अगर कहीं ऐसा हो तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। चौथी चीज़, सोसाइटी में ये रेप्यूटेशन फॉर पेरेंट्स, ये सोसाइटी में डिवोर्स को लेके जो स्टिग्मा है, द ओनली रीज़न वाई आई चोज दिस वैलेंटाइंस मंथ टू talk about divorces and going through this hashtag normalized divorce thing with all over my YouTube channel is because I want divorces to be a normal part and parcel of life, which is now becoming a normal part of life in India. But द स्टिग्मा अराउंड इट, जो लड़कियां डिवोर्स लेती हैं उनको किस कदर मुश्किलों का, परेशानियों का सामना। ऑलरेडी डिवोर्स एक मुश्किल प्रोसीजर है, साला कोर्ट, वकील, पैसे, लोगों की वो सारी ताने और बातें, और फैमिली सपोर्ट कभी कर रही कभी नहीं कर रही, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, जब आप डिवोर्स से थोड़ा हील करने की कोशिश करते हो तो लोग आपको जीने नहीं देते हैं, लोग आपसे टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, सवाल पूछते हैं क्यों कर लिया, क्या पति ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया। आधे से ज़्यादा लोग तो ये बिलीव ही नहीं करने को तैयार होते हैं कि आपने हस्बैंड को छोड़ा है, वो यही बोल रहे होते हैं कि पति ने इसको छोड़ा है ज़रूर। तो ये इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं कि हमें यार, औरतों की ज़िंदगी में वैसी कम क्या परेशानियाँ रखी हैं यार, जो अब एक और नया आपने जोड़ दिया कि अगर डिवोर्स हुआ है तो पति ने ही छोड़ा है, या डिवोर्स हुआ है तो क्यों हुआ है, इसने कुछ किया होगा, इसकी गलतियां रही होंगी। तो औरतों की ज़िंदगी आसान करो यार।
लड़कियों को जीने दो, तुम भी जियो, उनको भी जीने दो। और अगर किसी की शादी में कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम रही है, अगर किसी का डिवोर्स हुआ है, इट इज़ एज नॉर्मल एज समवन गेटिंग मैरिड. It is absolutely normal, and there is no need to make things even more difficult for someone who has gone through divorce. पांचवा और आखिरी पॉइंट, द रोल ऑफ मनी एंड सेल्फ डिपेंडेंस. अगर आपने मेरा वो पहला वीडियो देखा होगा इस मंथ का #normalize divorce पे जो मैंने बनाया, बिगिनर्स हाउ टू हैंडल योर डिवोर्स, उसमें आपने देखा होगा कि जो सबसे पहला पॉइंट मैंने उस पर डिस्कस किया है वो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट. 3 पॉइंट्स है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट और इमोशनल एस्पेक्ट. सबसे पहला पॉइंट मैंने फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्यों बोला है? क्योंकि आप चाहे मानिए या ना मानिए, मनी इज पावर, पैसा इज पावर. अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों की मोहताजी में, दूसरों के हाथ पैर जोड़ते हुए, दूसरों की लाते और गालियां खाते हुए जिंदगी बिताओगे. मैं इसलिए लड़कियों को हाथ जोड़ के विनतियां करती हूँ कि पहले सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद शादी करो. अपने पैसे कमाने लगो, 1-2 साल करियर बना लो, अपने सेविंग्स अकाउंट बनाओ, चंद पैसे जोड़ लो, उसके बाद शादी करो. लेट्स से कि आपकी पूरी ज़िंदगी अच्छी बीतती है, आपका हस्बैंड भी अच्छा कमाता है, और मान लो आप आगे जॉब ना भी करना चाहो, आप घर पे रह के बच्चे पालना चाहो, वेरी गुड, वेल एंड गुड, आपको मोर पावर टू यू. लेकिन खुदा न खास्ता, जस्ट इन केस आपके हस्बैंड की डेथ हो जाए, जस्ट इन केस आपका हस्बैंड ऐसा कोई कमी ना निकले, फिर क्या? तो ये सोच के बैठना कि हाँ कुछ आगे पीछे हुआ तो माँ बाप सपोर्ट कर लेंगे और रिश्तेदार सपोर्ट कर लेंगे या भाई बहन से मदद मांग ले, क्यों दूसरों की मोहताजी सोचना? क्यों दूसरों का मुंह देखना कि कोई आपकी मदद करे? क्यों भिखमंगे बन के जिंदगी बितानी क्यों है? एक वो जमाना था कि लोग कहते थे कि पुराने जमाने में औरतें शादियां चलाना जानती थी, आजकल की लड़कियां तो शादी चला ही नहीं सकती. क्यों ऐसा बोलते हैं वो? क्योंकि पुराने ज़माने में साला औरतों को अकाउंट तक खोलने की परमिशन नहीं थी. 1970s के बाद कहीं जाके पूरी दुनिया में औरतों को ये परमिशन लेकर मिली है कि वो अपना खुद के नाम से बैंक अकाउंट खोल सके. उसके पहले औरतों को बैंक अकाउंट तक तो खोलने की आज़ादी थी नहीं. तो ये तो फेमिनिज्म और वुमेन के इतने स्ट्रगल्स और इतने प्रोटेस्ट और तमाम दुनिया भर के फाइट्स के बाद कहीं जाके आज ये दिन है कि आज लड़कियां बैंक अकाउंट खोल सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं, करियर बना सकती हैं. सब नहीं कर सकती, उसमें भी सोसाइटल बहुत क्लास और रेस और सारी चीज़ों का डिफरेंस है. लेकिन हाँ, करना चाहें तो कर सकती हैं, बहुत लोग कर रही हैं. तो जाहिर बात है, ऑब्वियसली पुराने ज़माने में लड़कियां शायद तलाक नहीं लेती थी क्योंकि वो तलाक लेने के काबिल ही नहीं थी. तलाक लेके जाती कहाँ? ना पैसा है, ना जॉब है, ना ज़िंदगी है आगे कुछ. लेकिन आज के ज़माने में वो पॉसिबिलिटी है आपके पास कि आप कर सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो, आप करियर भी बना सकते हो, आप बैंक अकाउंट में सेविंग्स भी डाल सकते हो. इसलिए मैं बार बार आई बेग एवरी गर्ल, एवरी सिंगल यंग वुमन हु आई मीट टू प्लीज़ 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 go for a job, put some money on the side, make a life for yourself, make a reputation of yourself. And when you meet someone feasible, when you meet someone good enough, nice enough, kind enough, who respects you enough, then go for marriage. शादी में ये इतनी जल्दी मचा के कोई फ़ायदा नहीं है कि अरे हाँ मेरी दोस्त की हो गई तो मुझे भी शादी कर लेनी है. इतनी ज़िंदगियों के ब्लंडर मैंने अपनी लाइफ में होते देखे अपनी आंखों के सामने, इस होड़ में कि अरे मेरी दोस्त की हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई, लोग क्या कहेंगे और ये होगा वो होगा. एक तो ये लोगों के चक्कर में तो और बेड़ा गर्क हो रखा है हमारी सोसाइटी का. तो लोग गए भाड़ में. जब आपका ऐसे पति सताएगा, कमीनापन करेगा और आपकी ज़िंदगी बीच में लटकेगी तो लोग नहीं आएंगे आपकी मदद करने. इनफैक्ट मैं अपने तजुर्बे से और जिन लड़कियों को मैं कोच करती हूँ, मैं उनके तजुर्बे से बता रही हूँ कि जब आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी और आप लोगों के पास जाओगे कि भाई म्यूचुअली बैठ के हम इस बारे में बस बात कर लें, आप प्लीज़ शामिल हो जाइए, मेरे हस्बैंड या ससुराल वालों को समझाइए कि मेरे साथ जुल्म ना करें, तो लोग क्या आपको कहेंगे, भाई ये तो आपका इंटरनल मैटर है, भाई तलाक और इन सब बातों में हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, भाई अल्लाह को बड़ा नापसंद है ये काम, इसलिए हम नहीं इसमें इन्वॉल्व होना चाहते. और सब हरी झंडी दिखा के आपको आगे बढ़ जाएंगे. दे विल शट द डोर राइट ऑन योर फेस.
एंड देन यू विल थिंक कि ये लोगों के लिए मैंने शादी करी थी, इन लोगों को बुलाया था शादी में कि आके वहाँ चाट चाउमीन के कॉर्नर पे अपना मुंह भर भर के ठूस ठूस के खाएं और अगले दिन उसके बाद मेरे ऊपर मुसीबत आ जाए तो इतने काबिल भी ना हो सकें कि ये मेरी किसी बारे में मदद कर सकें। हम क्यों ये ढकोसले की ज़िंदगी जी रहे हैं यार कि मायूं में फलाना रंग के कपड़े हों तो निकाह में गरारा हो तो ऐसा हो तो वैसा हो। सारा फोकस हमारा वो शादी और कपड़े और ज्वेलरी में आके कंसंट्रेट होके वहीं मर जाता है, और उसके अलावा नोबडी टेल्स अस कि आप पति कमीना निकले तो कैसे डील करो। अगर कल को ससुराल में मुश्किल होगी तो कौन आएगा हाथ थामने, कौन आएगा पति को समझाने, कौन आएगा तुम्हारे आंसू पोंछने। नोबडी गिव्स अ फक अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि अब तो भाई हमारी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई भाई, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब हमें क्या करना है। ना पेरेंट्स साथ देते, ना सोसाइटी साथ देती, ना मोहल्ले वाले, ना रिश्तेदार, कोई नहीं आपका साथ देने वाला। आपका साथ खाली आप दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता। और आप अपना साथ कब दे सकते हो? जब आपके हाथ में पैसा हो। तो इसीलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने पैसे अपनी सेविंग्स जोड़ के रखो, चाहे किसी भी तरीके से जोड़ो, अपनी कुछ कमाई जोड़ के रखो ताकि वक्त बे वक्त पे वो आपके काम, आपकी ज़िंदगी बनाने में काम आएगी। सना पे मुझे इस वजह से इतना फ़ख्र होता है क्योंकि वो लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और आज जो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपने बूते पर ले पा रही है वो इसलिए ले पा रही है क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स और ससुराल वालों के हाथ पैर जोड़ने नहीं पड़ रहे। वो पैसे से तो वो अपना खुद कमा रही है, लेकिन वो इमोशनली तो फिर भी बच्चे का दिल तो माँ बाप से उम्मीद करता है ना कि भाई मैं मुश्किल में हूँ तो मेरे माँ बाप मेरे साथ हमदर्दी करेंगे, मेरा साथ देंगे, मेरे लिए खड़े होंगे। लेकिन वो जब जब फ़ोन करे अपने माँ बाप को, उसके माँ बाप उसको अंगूठा दिखा देते हैं, उसको दिल दुखा देते हैं, उसको या फोर्स करते हैं या उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। तो उसने क्या कहा कि माँ बाप उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगाते कि तुम लड़ाकू हो, तुम अपने भाई बहनों के साथ लड़ती आई हो बचपन से। तो अरे यार, दुनिया में ऐसे कौन से माँ बाप हैं, कौन से ऐसे भाई बहन हैं जिनमें आपस में लड़ाई नहीं होती? सब भाई बहनों में होती। तो इसका मतलब ये कि कल को आगे चल के आपका पति आपको अब्यूज़ कर ले जस्ट बिकॉज आप ये सोचो कि हाँ मैंने पास में लड़ाई की थी अपने भाई बहन से तो कल को मुझे कोई ये ना बोले कि हाँ तुम तो हो ही लड़ाका। ये कौन सा लॉजिक हुआ, कौन सा रीज़न हुआ? तो दिल तो उसका टूटता है जब जब वो अपने माँ बाप से बात करती है, लेकिन वो एक क्या चीज़ है जो अभी तक सना को अपने पैरों पर खड़े रखे है? वो है पैसा, वो है उसका करियर, वो है उसका एम्बिशन। वो यूएस जाना चाहती है, दुनिया ट्रैवल करना चाहती है। ये जब से मुझसे उसने बातचीत स्टार्ट करी और मैंने उसको ये धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि अपने माँ बाप से उम्मीद करना बंद करे और धीरे धीरे उसको मेंटली प्रिपेयर किया कि वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले कि पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू give her what she is expecting, and it is hard truth, it is very sour, but you have to accept it and stop expecting them to be there for you and be your own hero basically। अपने ये सब माइंडसेट की बात है। जिस दिन तक आपका माइंडसेट वो बैठा है ना कि आप अपने घर की वो नन्ही बच्ची हो कि आपके माँ बाप आपको जो है शील्ड कर रहे हैं दुनिया भर की मुश्किलों से, तब तक आप कमज़ोर बने रहोगे बिकॉज देन यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ मेरे पेरेंट्स तो हैं टू हैव माई बैक फॉर एवरीथिंग। लेकिन जिस दिन आपने ये हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया कि एक लड़की के लिए ना इस दुनिया में कोई नहीं है जितना सगा वो खुद है। इफ़ शी इज़ नॉट होल्डिंग हर ओन बैक ना, तो इस दुनिया में माँ बाप भी नहीं आपका साथ या आपके लिए खड़े होंगे बिकॉज वो भी एक टाइम के बाद अरे रेपुटेशन, अरे सोसाइटी क्या बोलेगी, अरे हमारा ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो भी उस चीज़ में आ जाएंगे क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी है तो इसी पेट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा ना। तो इस वजह से अपने आप के लिए खुद खड़े होना सीखो। और द ओनली रीज़न सना कुड डू दैट इज़ बिकॉज वो जॉब कर रही है, वो अपने पैसे खुद कमा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा कमा रही है कि वो खुद को सपोर्ट कर सकती है, अपने ख्वाब पूरे कर सकती है और इसे किसी की मोहताजी करने की, किसी के हाथ पैर पड़ने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है
कि कोई उसके लिए कुछ करे और तब कहीं जाके उसकी ज़िंदगी आगे बढ़े। इसलिए आई टेल एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज़ 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 टेक दिस story of Sana as a lesson and please try to become self-independent before you try to get married to whoever you want to. ये वही बात होगी ना कि लोग मुझसे कहते हैं कि अरे आप बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, बुरा सोच के क्यों आप शादी करो कि हाँ भाई हमारे साथ बुरा होने वाला है एंड कि कल को पति ख़राब निकले या मर जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो हम बुरा सोच के हम क्यों शादी करें। तो ये तो वही बात हो गई ना कि तो फिर आप फ्लाइट पे बैठते हो तो सीट बेल्ट मत लगाओ, क्यों बुरा होगा ना। अगर आप सेफ्टी की प्रोसीजर आप इसलिए तो कर रहे हो ना आफ्टर ऑल, बिकॉज इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट यू डोंट वांट टू गेट मोर हर्ट देन व्हाट यू कुड पॉसिबली गेट। तो सेफ्टी प्रोसीजर्स क्यों बताते हैं फ्लाइट में बैठकर, मत करो वो। इसी तरह कार में बैठ के आप सीट बेल्ट लगाते हो, मत लगाओ सीट बेल्ट। अगर इसी चीज़ में वो क्या बोलते हैं मुस्लिम से बड़ी वो है अल्लाह तवक्कल, क्या गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। तो जब गॉड विल टेक केयर तो सीट बेल्ट भी मत लगाओ ना फिर फ्लाइट में बैठ के या गाड़ी में बैठ के। लेकिन ये नॉनसेंस पथेटिक रीजंस जो हमारे बड़े लोग हमें देते हैं कि अल्लाह तवक्कल तो मतलब शादी को अंधा कुआं समझ के किसी भी अरे खैरे नत्थु खैरे उल्लू के पट्टे के साथ कूद जाओ उस कुएं में। शादी इज़ नॉट दैट। अपनी जांच परख करो, अपने पैरों पर खड़े हो और हर चीज़ ठोक बजा के, उसके बाद भी ज़िंदगी में कोई गारंटी नहीं है कि इतना सब देखने बूझने के बाद भी लड़का आपको परफेक्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, जो बहुत से ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं वो आपको पहले दिख जाएंगे तो आप काफ़ी हद तक मुसीबतों से बच सकते हो। बहुत सारी चीज़ें अवॉइडेबल थी, जैसे सना के ये केस में कितनी चीज़ें शुरू से रेड फ्लैग्स दिख रहे थे कि वो लड़के ने 2 साल मंगनी हो गई, बात नहीं करी, कितना बड़ा रेड फ्लैग है। पेरेंट्स हर चीज़ को वो बोल रहे हैं कि लड़की पसंद से जो शादी करे वो आवारा होती है, कितना बड़ा रेड फ्लैग है। लड़का शादी होने के बाद भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसको इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे ताने कस रहा है, कितना बड़ा रेड फ्लैग है। एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ के बाद तीसरी होती गई। क्यों? क्योंकि सना इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल आवर यंग इंडियन women, मोस्ट मुस्लिम women। भोली, नादान, आंखें बंद करके सर झुका के माँ बाप की बात पे हामी भरने वाली लड़की। आई वॉज ऑल्सो द एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ अ गर्ल। लेकिन द वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई 20s वॉज दैट मैंने अपनी फैमिली में अब्यूसिव डिवोर्सेस के केसेस इतने करीब से देख लिए कि मुझे खुद अपना सर फोड़े बिना सीख मिल गई कि मुझे हाँ इस बारे में इतना केयरफुल रहना है, इतने रेड फ्लैग्स हैं। मैं 8 साल से इमोशनल अब्यूज़, सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक अब्यूज़, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इस पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये चीज़ें इतनी करीब से देखी तो मेरे दिमाग में मेरा उठना बैठना चैन मेरा गारत हो गया कि मुझे ये समझना था कि आफ्टर ऑल ऐसा हो क्यों रहा है, हम गलत क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ हमारी तरफ से जो हम समझ नहीं पा रहे। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, क्रिमिनोलॉजी पढ़ी, फोरेंसिक साइंस पढ़ी, जेंडर स्टडीज़ पढ़े, लीगल स्टडीज़ तक करी, लॉ पढ़ी, हर चीज़ पढ़ी ये समझने के लिए कि हमारी सोसाइटी में आफ्टर ऑल ये क्राइम्स हो क्यों रहे हैं इस तरीके से, लड़कियां क्यों ऐसे लड़कों के साथ फंस जा रही हैं नादानी में। और उसका सब का रीज़न यही है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में पेरेंट्स जो बोल रहे हैं बस हाँ करके मान लो, पेरेंट्स से क्वेश्चन मत करो, क्रिटिकल थिंकिंग मत करो। बड़े जो रिलीजियस मुल्ला मौलाना बाबा प्रीस्ट जो बोल रहे हैं उनकी बात पर हामी भर दो, क्वेश्चन मत करो। वो सबको मानने के चक्कर में आज हमारी सोसाइटी की लड़कियों की ये हालत है कि इंडिया में हर 15 मिनट में एक लड़की रेप हो रही है और हर 20-25 या आधे मिनट पे एक डोमेस्टिक अब्यूज से कोई लड़की मर रही है। ये आज हालत है हमारी सोसाइटी की। And what are we doing to change that? I don't know what you are doing, but what I am doing is I'm trying to talk about this. 8 साल से ब्लॉगिंग कर रही हूँ और अभी भी दिन रात इन टॉपिक्स पर वीडियोस बना रही हूँ, कुछ लोगों को कर रही हूँ, काउंसलिंग कर रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अगर शादी करो तो एक अच्छे घर में एक अच्छे इंसान के साथ रहो
और अगर नहीं तो सिंगलहुड इज नॉट बैड, सिंगलहुड इज वे बेटर देन बीइंग इन एन इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप। सना से पूछ लो, सना का वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि अकेले रहना कितनी बड़ी नेमत है, बजाय इसके कि ऐसी अनलव्ड अनहैप्पी शादी में किसी आदमी के साथ रहना जो आपको दिन रात आपका सेल्फ एस्टीम तोड़ता रहे, आपको अब्यूज़ करता रहे दिन रात, जिससे आपको एक मुस्कान के लिए भीख मांगनी पड़े, जिससे आपको तरसना पड़े कि इसके मुंह से मेरे लिए काश कुछ अच्छे अल्फाज निकल जाएं। हम सब इंसान हैं, हमारा दिल तरसता है कि हमारा पार्टनर हमें अप्रिशिएट करे, हमारी तारीफ़ करे, हमारे साथ प्यार से बात करे, हमारी इज्जत करे। और वो रिश्ता जिसमें यही ना हो तो फिर बाकी सारा पैसा, घर, गाड़ी, जेवर सब किस काम का है यार। फिर जब प्यार ही नहीं है, जब मोहब्बत ही नहीं है, तो बाकी सब चीज़ें फिर किस काम की। चूल्हे भाड़ में डालो फिर बाकी सारी चीज़ें। तो यही कुछ लेसन्स थे जो सना की ज़िंदगी से हम सब सीख सकते हैं, और ख़ास करके वो अर्ली 20s वाली वो लड़कियां जिनके घरों में शादियों की बात हो रही है, रिश्ते आ रहे हैं, उन सबों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। सना की कहानी कोई एक अकेली इकलौती कहानी होती तो मैं जानती, लेकिन मैं हर आए दिन एक ऐसी ही सना से बात करती हूँ जिसको उसके पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं है, या जिसको अगर सपोर्ट है भी तो उसको उसके हस्बैंड और उसके रिश्तेदार उन सब ने उसका दिल ऐसा तोड़ा है, ऐसे उसको अकेला छोड़ा है, ऐसे उसको परेशान किया है कि वो इंटरनेट पे मुझ जैसे अजनबी से हेल्प लेने पर मजबूर है कि मैं उसको किसी तरीके से गाइडेंस दे सकूं। तो इसीलिए अगर आप ऐसी लड़की हैं और आप किसी ऐसी को जानती हैं जो इस हालात से गुजर रही हो, जिसके साथ ऐसा कुछ आप बीती चल रहा हो, तो प्लीज़ उनके लिए सुकून का ज़रिया बनिए। अगर आपको नहीं पता उनसे कैसे बात करी जाए तो मेरे वीडियोस, ब्लॉग्स उनके साथ शेयर कर लीजिए। अगर उनके काम आ जाएंगे तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी। इसी बात के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आधे घंटे का वीडियो अगर आपने अब तक पूरा सुना है तो आपको मेरी तरफ से बहुत 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 सारा प्यार। और अगर आपको इसमें से कोई भी बात पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम आपके थम्स अप पिकअप करता है, और जितना आप वीडियो के साथ एंगेज करोगे, कमेंट्स डालोगे, उतना ही ये आपके जैसे और लोगों को वीडियो शो करेगा, तो उतना ही और लोगों तक ये बात पहुंच सकेगी। इसी बात के साथ खुदा हाफिज़।